Today we will discuss like chemical equation. What is the chemical equation? Chemical equation क्या है? किस तरीके से chemical equation form होता है? And what is the chemical reaction and difference between chemical reaction and equation? अभी chemical reaction and equation में difference देखेंगे, okay? And how to write a chemical equation? Chemical equation कैसे write down करते हैं? उसके बारे में हम लोग देखेंगे. And then केमिकल इक्वेशन राइट करने के बाद क्या क्या कंडीशंस होती हैं जिससे वो केमिकल इक्वेशंस बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनती है. मींस बैलेंसिंग करने के लिए क्या क्या इक्वेशन होती है और करेक्ट फॉर्मेट ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होता है. बेसिकली केमिकल इक्वेशन के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं. ओके. एंड हाउ टू बैलेंस देखेंगे. एंड व्हाई शुड वी नीड टू बैलेंस, हमको बैलेंस करना क्यों जरूरत है और क्यों बैलेंस करना चाहिए वो हम देखेंगे. ओके. एंड आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे द लिमिटेशन ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. जो आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी उसकी लिमिटेशन भी देखेंगे हम लोग. लिमिटेशन क्या होगा. ओके. एंड आफ्टर दैट हाँ बैलेंस हो गया. बैलेंस करने के बाद हाउ टू बैलेंस, बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस करने के कौन कौन से मेथड होते हैं. ओके. लाइक मेथड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. फर्स्ट मेथड इज दैट इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड, जो आपको नॉर्मल हिट एंड ट्रायल मेथड से आप सॉल्व करते हो. लाइक टू ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड है तो टू को मल्टीप्लाइड कर देंगे राइट हैंड साइड से, राइट ना. इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड. ओके. इसके कुछ ड्रॉबैक हैं, इस ड्रॉबैक को भी डिस्कस करेंगे. इसके बाद नेक्स्ट आता है एफ नंबर मेथड. एफ नंबर मेथड मींस एफ नंबर मेथड भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे. ओके. इनकेस अगर टाइम रहता है तो. ओके. फिर यही सेम टॉपिक मैं आज के जो आपका आफ्टरनून 2 o'clock में टॉप लेक्चर्स होगा वहां भी डिस्कस करने वाला हूँ. तो आपको जरूरत नहीं है वहां अटेंड करने की. ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का तो फिर हम लोग इस एनटीएससी बैच के लिए सेपरेट एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. और उस बैच के लिए जो आपका फाउंडेशन में चलता है 10th स्टैंडर्ड में, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, वहां पर एक अलग चैप्टर स्टार्ट होगा. इसके लिए अलग होगा. मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ आज या नेक्स्ट लेक्चर में. ये पूरा फुल एंड फाइनल कंप्लीट हो जाएगा विद सीट. बिकॉज आज ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपका सीट डिस्कशन हो जाएगा. क्लियर है. तो हाँ नेक्स्ट लेक्चर के बाद फिर हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यू थिंग्स या न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो आपका पर्टिकुलरली एनटीएससी और नेक्स्ट फाउंडेशन लेवल के लिए काम आता है. क्लियर है. हाँ सर। ओके. ना अभी मैं इसलिए इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ बिकॉज आपका फ्लो और रिदम टूट जाएगा, इसलिए मैं इसको कंटिन्यू करके ये चैप्टर फिनिश कर दूं. इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ओके. सो दिस इज लेक्चर 3. ओके. ये लेक्चर कौन सा बेटा. थर्ड लेक्चर। ओके. लेक्चर 3. ओके. इन दिस लेक्चर चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन क्या है. एंड केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया. ओके. नाउ मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ. उस स्टोरी को मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पर. आप जितना टर्म्स होंगे लिखने के लिए मैं लिखूंगा, बाकी सारी चीजें आपको एज्यूम करना. ओके. बिकॉज यू आर इन द टॉप बैच तो आई थिंक आपको सारी चीज लिखने की जरूरत नहीं होगी. क्लियर है ना. हाँ Okay. So there are large variety of substances in nature and we come across the innumerable transformation for substance day by day. Okay. For example, rusting of iron, curdling of milk, transformation of raw material or spices into delicious dishes. Basically मैं ये कह रहा हूँ there are large variety of substances in nature. नेचर में बहुत सारे वैरायटी के सब्सटेंसेस हैं जिसमें इन्यूमरेबल ट्रांसफॉर्मेशन होता है टाइम टू टाइम या डे टू डे. टाइम टू टाइम एक इन्यूमरेबल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसको बोलेंगे हम लोग केमिकल इक्वेशन, सॉरी केमिकल रिएक्शन. ओके. तो मैं इसको लिखने की जरूरत नहीं है. लार्ज वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस इन नेचर आर प्रेजेंट that become innumerable transformation of the substances day to day life. डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, curdling of milk. Okay. And
raw vegetables to raw vegetables or spices to deliciousness. क्लियर है? इसको हम क्या बोलेंगे? सच केमिकल चेंजेस आर कॉल्ड केमिकल Reaction. रिएक्शन. वेरी गुड. ओके, ये जो चेंजेस हुए हैं इनको बोलेंगे केमिकल रिएक्शंस. ओके, to understand the chemical reaction it is important to know the compound has transformed into what compound. आपको केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जो आपका कंपाउंड है, कंपाउंड ट्रांसफॉर्म टू व्हाट कंपाउंड. बेसिकली जो लेफ्ट हैंड साइड कंपाउंड होगा इसको बोलेंगे हम लोग रिएक्टेंट. बेसिकली मैं बोल रहा हूँ रिएक्टेंट किस में चेंज होता है वो आपको जानना जरूरी है ना. अदरवाइज हाउ टू राइट डाउन अ केमिकल इक्वेशन. आप केमिकल इक्वेशन कैसे राइट डाउन करोगे? समझ में आया? बेसिकली द Yes. कंपाउंड विच इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट एंड द कंपाउंड विच फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट. ओके, रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं और रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं. React. गॉट इट? Yes. ओके, वेट फॉर 5 मिनट. कॉल आ रहा है वासु का. Okay, so these things are clear. Yes. Okay, good. So we know that the elements and compounds are represented by the symbol. You know that now? Elements and compounds are represented. Symbols and formula. Yes, we know that elements and compounds are represented by symbols and formulae. Okay, and it is the same way chemical reaction can also represented symbolically. Clear है? It is the same way this chemical reaction can represent us symbolically. Means हम लोग reactant में जो participants यहाँ पर हैं, जो participate कर रहे हैं, उसको हम लोग symbolical represent कर सकते हैं. And in the same way, product में जो चीज है, उसको भी हम लोग participate कर सकते हैं, उसको भी हम लोग represent कर सकते हैं. Clear? Yes. Good. Okay. Then such symbolic representation, we can say that such symbolic representation, such symbolic M किधर गया? Such a symbolic representation of chemical reaction in terms of chemical formula, in terms of chemical formula is called chemical equation. Right? Clear now? Yes. For example, if I say that, here, listen everyone, see here. For example, if I say that magnesium react with
magnesium react with oxygen to form magnesium oxide. Magnesium oxide, and this can be symbolically represented with a chemical equation. इसको हम लोग एक सिंबॉलिकली हम लोग लिख सकते हैं. फॉर हाँ, एग्जाम्पल हम लोग Mg प्लस O2 O2 gives rise to Mg. MgO लिख सकते हैं, राइट. तो हाँ, ये ग्रीन पार्ट में जो आपका लिखा हुआ है इसको क्या बोलेंगे? ये हो रहा है आपका रिएक्शन, और जो ये पार्ट में लिखा है ये आपका है इक्वेशन. सर इसे वर्ड इक्वेशन भी बोल सकते हैं ना ऊपर वाले यस, को. हाँ, वर्ड इक्वेशन भी बोल सकते हैं. ओके, नो प्रॉब्लम. क्लियर है ना? समझ में आया? नाउ अभी यस. मैं लिख रहा हूँ हाउ टू राइट डाउन अ केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन किस तरीके से राइट डाउन करते हैं. नेक्स्ट है आपका हाउ टू राइट डाउन अ केमिकल इक्वेशन. हैव एनीबॉडी हैव एनी आइडिया किस तरीके से राइट डाउन करते हैं? स्टेप 1, in the short format, first you should write down a symbol and formula of the reactant and the on the left side. आपको क्या लिखना है बेटा? Symbol and formula of reactants. Symbols and formula of reactant in the left side. Okay, and then आपको different reactants के बीच में आपको प्लस साइन यूज करना है. यूज प्लस साइन to separate different reactant. क्लियर है? स्टेप नंबर 2. आई थिंक ये सारी चीजें आप लोग जानते होगे ना? हाँ. ओके. स्टेप नंबर 2 है राइट डाउन द फॉर्मूले एंड symbol and formula of Products on that. product right side. Okay, same here, use plus sign, use plus to separate different product. Clear? Point number third क्या है? Anybody tell me? Separate products and reactants with Yes, arrow. yes, very good. Separate product and reactant by the arrow. Separate product and reactants by arrow. Arrow sign ये होता है. Okay, and this is step number 3. अभी आपको ये तो लिख लोगे, बट ये आपका एक टाइप का स्केलेटन इक्वेशन हुआ. ओके,
The equation obtained from the above step that is called skeleton equation. क्या बोलेंगे बेटा? Skeleton skeleton, equation obtained by above step is called skeleton equation. इस स्केलेटन इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए आपके पास कुछ टर्म्स होती हैं, इंफॉर्मेशन होता है, उसको लिखना पड़ता है. ओके, टू कंप्लीट दिस स्केलेटन इक्वेशन यू शुड राइट डाउन सम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. कुछ इंफॉर्मेशन आपको राइट डाउन करना है जो मैं यहाँ पर लिखता हूँ. ओके, सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन टू complete this skeleton equation. Right? Some important information to complete this skeleton equation. Right now, number one information. Anybody have any idea? Is anybody have any idea? किसी को आइडिया No. है? सर First, इंफॉर्मेशन यानी क्या देना है? first information in the sense of you should know that the product and molecule of reactant. You should the atoms and molecule of the reactant and product कितने involve हो रहे हैं. Like basically जब रिएक्शन लिखते हैं तो यू शुड हैव द नो दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. लाइक आप कोई रिएक्शन कर रहे हो तो उसमें आपको आइडिया होना चाहिए ना कि कितना रेशियो में कौन सी रिएक्शन हो रही है या कितना रेशियो में किस रिएक्शन को पार्टिसिपेट करना है. हो ना? बेसिकली हाँ सर. बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं हम लोग. ओके, अभी कंप्लीट रिएक्शन में बैलेंसिंग भी पार्ट आता है. ओके, नंबर वन होगा नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ आर को रिएक्टेंट लिखता हूँ एंड पी को प्रोडक्ट लिखता हूँ. याद रहेगा? हाँ सर. reactant and product involved. जितने रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व हैं उसके नंबर ऑफ एटम्स होंगे या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपको आइडिया होना चाहिए. ओके, सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो द स्टेट ऑफ मैटर. स्टेट ऑफ मैटर. फॉर एग्जांपल, टेल मी सॉलिड हुआ तो आपको स्मॉल एस, लिक्विड के लिए एल, गैस के लिए लिक्विड के जी, लिए एल, गैस के लिए जी, एक्वेस के लिए क्यू, एक्वस के लिए ए क्यू. एक्वस सॉल्यूशन के लिए ए क्यू. क्लियर है? आपको ये आइडिया होना चाहिए. नेक्स्ट, यू शुड ऑल्सो नो दैट द रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल हो रही है या आपकी इरिवर्सिबल हो रही है. थर्ड पॉइंट, रिएक्शन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है. राइट? यस. नेक्स्ट, फोर्थ नंबर पॉइंट, you should know that the delta sign in the arrow that represent of that in presence की रिएक्शन आपकी in presence of heat में हो रही है. डेल्टा साइन रिप्रेजेंट और डेल्टा साइन above the arrow means
shows that reaction take place in presence of heat, right? Clear है? And fourth, हाँ fifth number point, you should know that the आपकी reaction में अगर लाइट एनर्जी या सनलाइट आपकी यूज हो रही है, दैट मीन्स वो आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन है। कहीं पर आपका लाइट यूज हो रहा हो और सनलाइट यूज हो रहा हो या कभी एरो के ऊपर एच न्यू लिखा हो, दैट मीन्स दैट रिएक्शन इज कॉल्ड फोटो केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? हाँ नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, इफ इन द रिएक्शन कैटलिस्ट इज प्रेजेंट, अगर कैटलिस्ट एरो के ऊपर प्रेजेंट है, अगर कैटलिस्ट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड, कैटालिटिक। यस, कैटालिटिक रिएक्शन। क्लियर है ऑल ऑफ यू? 5 पॉइंट्स क्लियर है ना? नाउ अगर मैं बोलूं इन 5 पॉइंट्स को रखने के बाद भी क्या इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है? सर यस सर, बोलो। सर इसमें कभी कभी टेम्परेचर भी लिखा होता है ना रिएक्शन का। किसमें? रिएक्शन के यानी एरो मार्क के ऊपर टेम्परेचर लिखा हाँ, होता वो है। आपका डेल्टा साइन में इंक्लूड हो गया, बिकॉज द रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हीट है ना, हाँ तो आपका इसी में इंक्लूड हो गया। आपका वहां पर स्पेसिफिक टेम्परेचर बता दिया जाता है, किसी किसी में टेम्परेचर, टेम्परेचर तो एक्चुअली में सब में होता है, आप सब में टेम्परेचर देख सकते हो, बट हम लोग जनरली क्या डेल्टा साइन से लिख देते हैं कि ये रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हीट में हो रही है। तो टेम्परेचर एक्चुअली हर रिएक्शन में आपको डेल्टा साइन यूज नहीं करना चाहिए, आपको टेम्परेचर की वैल्यू यूज करना चाहिए, बट जनरली क्या होते हैं, हम डेल्टा साइन यूज कर लेते हैं। तो टेम्परेचर इसमें आ गया, लाइट एनर्जी आ गई, और कुछ है बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन। अगर मैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन लिखूं, तो चलो फॉर एग्जांपल बैलेंसिंग देखो। पहले ये बताओ, व्हाई शुड एन इक्वेशन बी बैलेंस्ड? आपकी इक्वेशन बैलेंस क्यों होना चाहिए? टेल मी। so that it follows the law of conservation of mass. वेरी गुड, ओके। व्हाई शुड एन इक्वेशन बी बैलेंस्ड? इसका करेक्ट एंड नंबर वन लाइन आंसर है, दैट मीन्स all elements present या all equation must be follow the law of conservation of mass। क्लियर है ना? Yes. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर लिख सकते हैं या मास लिख सकते हैं। मास आपको ज्यादा याद रहता है, तो मास। ये लॉ को फॉलो करने के लिए आपको रिएक्शन बैलेंस करना बहुत जरूरी है, ओके। तो अभी हम लोग लिखते हैं यहाँ पर बैलेंसिंग या केमिकल रिएक्शन, ओके। इसका अभी आंसर इसका वन लाइन में नहीं है, आपको इसका आंसर बना के लिख देना है, एटलीस्ट 3-4 लाइन में आपको लिख देना, तभी बोर्ड में आपको नंबर मिलेंगे। समझे ना? हाँ ओके गुड। नेक्स्ट है आपका बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अभी बैलेंस कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन के लिए, आपको बताना है। चलो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ, ओके। H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू HCl। क्या is this equation correct in all aspect? Is this equation correct in all aspect? no, it is not balanced. Why?
Sir, because there are two atoms of hydrogen on the reactant side, whereas यस only one. ओके बिकॉज इट इज नॉट बैलेंस ओके बेसिकली यहाँ पर बहुत से इशू है, ये आपका बैलेंस नहीं है। यहाँ पर गैस गैस नहीं लिखा हुआ या लिक्विड लिक्विड नहीं लिखा हुआ है। ओके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जहाँ पर ये रिएक्शन को हम इनकरेक्ट बोल सकते हैं। ओके देन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो आपका बैलेंसिंग है। ओके तो बैलेंसिंग करने के लिए आपके पास एक मेथड होता है। पहले लिख लो यहाँ पर कि बैलेंसिंग करने के बाद लिमिटेशन ऑफ बैलेंसिंग लिख लेते हैं, फिर मैं बैलेंसिंग करना सिखाऊंगा। ओके लिमिटेशन ऑफ बैलेंसिंग, क्या क्या लिमिटेशन होती है वो लिख लो, इसके बाद हम लोग बैलेंसिंग करना सीखते हैं। ओके हाँ sir. लिमिटेशन ऑफ बैलेंस रिएक्शन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशन क्या क्या है? नंबर वन लिमिटेशन तो यही है, इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल स्टेट। इट डज नॉट गिव about the information about the it does not give the information about the physical state. Does not give information about the physical state. Physical state समझते हो बेटा? हाँ. Like solid, Liquid, liquid, gas, yeah. gas, aqueous. इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, समझे? अगर मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिख दूं यहाँ पर CaCO3 प्लस HCl, चलो बैलेंस पूरा कंप्लीट इक्वेशन लिखूं, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। कैन यू टेल मी यहाँ पर कौन सा सॉलिड है कौन गैस है? रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस है, आपके सामने लिखा हुआ है, बट कैन यू टेल मी ये रिएक्शन में सॉलिड कौन है, गैस कौन है, लिक्विड कौन है, एक्वस Sir. कौन है? नहीं बता सकते ना? ओके दैट इज व्हाई इट डज नॉट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द, किसके बारे में नहीं देता इन्फॉर्मेशन? State. अबाउट द State. सॉलिड लिक्विड गैस या फिजिकल स्टेट। ओके पॉइंट नंबर टू है, a balance equation does not tell about, balance equation does not tell about the reaction will come to completion or not, कि रिएक्शन कंप्लीट में हो रही है या नहीं हो रही है या कब कंप्लीट होगी। ओके बैलेंस इक्वेशन डज नॉट टेल अबाउट, मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखता हूँ फर्स्ट में। ओके देन फिर रिपीट नहीं करूंगा। अब बैलेंस इक्वेशन डज नॉट टेल अबाउट whether a chemical reaction will come to completion or not। समझे पॉइंट? हाँ. आपके पास बैलेंस इक्वेशन लिखी है, क्या आप बता सकते हो कि ये कैल्शियम कार्बोनेट पूरा कंप्लीट हो चुका है इसमें? बता नहीं. पाओगे? नहीं, यू नहीं. कैन नॉट टेल। ओके विदाउट एनी इंफॉर्मेशन कि आपके पास कितना कैल्शियम कार्बोनेट था कितना नहीं था, तब तक आप नहीं बता सकते। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड, अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन डज नॉट टेल अबाउट द स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। डज नॉट टेल स्पीड या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्पीड ऑफ केमिकल
reaction. Got it? Next point. A balanced chemical equation does not tell about the physical condition which bring about the chemical reaction, like कि इसमें आपका कितना एनर्जी, कितना प्रेशर, कितना टेम्परेचर, कैटलिस्ट कहाँ पर कौन सी चीज क्या रिक्वायर्ड है या नहीं है रिक्वायर्ड, समझे? इट डज नॉट टेल अबाउट द फिजिकल कंडीशन, हाँ डज नॉट टेल अबाउट फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन में दैट इज फॉर एग्जांपल आपका लाइक हीट हो गया, हीट एनर्जी, साउंड और लाइट एनर्जी, कोमा प्रेशर, कोमा कैटलिस्ट। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। क्या मिलता है क्या आपको इन्फॉर्मेशन? नहीं। नहीं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 इज दैट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन डज नॉट टेल अबाउट कि आपका प्रोडक्ट में प्रिसिपिटेशन हो रहा है या कोई कलर चेंज हो रहा है या वहां पर हीट निकल रही है या वहां पर साउंड एनर्जी लाइट एनर्जी निकल रही है या वहां पर आपकी गैस निकल रही है। मीनिंग अगर कहीं पर केमिकल चेंज हो रहा है तो वो आपको नहीं बताता। ओके, इट डज नॉट टेल, डज नॉट टेल अबाउट। पीपीटी तो जान गए ना आप लोग? हाँ। ओके, डज नॉट प्रेशर। टेल अबाउट द पीपीटी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? चेंज इन कलर, कलर के बारे में नहीं बताएगा। एंड इवोल्यूशन ऑफ हीट और गैस, इसके बारे में भी नहीं बताएगा आपका। हीट, हाँ, हीट गैस के बारे में बता सकता है, हीट के बारे में नहीं बताता। हीट, ओके, इन लाइट एंड साउंड एनर्जी ड्यूरिंग द, यहाँ पर लिख सकते हैं एक्सट्रैक्टर। ओके, लाइट एंड साउंड एनर्जी भी आपका होता है। समझ में आया? तो ये सारी हाँ। आपके पास बैलेंसिंग रिएक्शन लिखा हुआ है, फिर भी आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। ओके, सो अभी तो बैलेंसिंग रिएक्शन आपको पता नहीं है बैलेंसिंग कैसे करते हैं। नाउ नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मेथड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ओके, आपको आइडिया होना चाहिए केमिकल रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं। First of all, before going to balance a chemical reaction, you should know that the formula and the symbol of the reactant and the product side. Clear? आपको कभी भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना है, यू शुड नो द फॉर्मूला ऑफ द एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स। जो आपका मॉलिक्यूल्स होगा, एटम्स होगा, उसका फॉर्मूला और सिंबल आपको आइडिया होना चाहिए। जब तक आइडिया नहीं होगा आप केमिकल रिएक्शन ही नहीं लिख पाओगे, इक्वेशन नहीं लिख पाओगे, इक्वेशन नहीं लिख पाओगे तो आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। समझ में आया? Yes, sir. Okay, so now in the series, the first method is called hit and trial method. Hit and trial method. नंबर वन इसमें देखो, नंबर वन सबसे पहले बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड के लिए देखो, है तो कुछ नहीं इसमें, बट मैं फिर से आपके सामने बताता हूँ, ये आप लोगों को आइडिया होगा। इसमें आप कुछ भी रूल बना के लिख सकते हो आप। रूल नंबर वन देखो इस तरीके से है,
सबसे पहले आपको बिगेस्ट मॉलिक्यूल आपको सिलेक्ट करना है एंड बैलेंस द सेम काइंड ऑफ एटम्स इन इट ऑन द बोथ साइड। आपको बिगेस्ट मॉलिक्यूल या बिगेस्ट फॉर्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल, ओके, आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट द बिगेस्ट फॉर्मूला। नंबर वन, सिलेक्ट द बिगेस्ट फॉर्मूला एंड balance same kind of atoms in both side, same kind of atoms in both side का मीनिंग समझ में आता बेटा? हाँ गुड। reactants of नेक्स्ट है, इफ एबव स्टेप, अगर ये स्टेप फेल हो जाता है दैट मीन्स आपको वो एलिमेंट पकड़ना है जहां पर मिनिमम नंबर ऑफ प्लेस में आता है। ओके, फॉर एग्जांपल, इफ एबव स्टेप इज फेल्ड, above step is failed, select the element, select the, आप इस तरीके से बोल सकते हो, select the minimum occurring, select the element which occurs at the minimum place, minimum places, okay, and the element, इस element को, and then balance first, इसको आपको बैलेंस करना। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, आपको क्या करना है, सेम इसी स्टेप का पार्ट है, द एलिमेंट विच अकर एट द मैक्सिमम प्लेस, जो आपका मैक्सिमम प्लेस में अकर होता है उसको आपको क्या करना है, बैलेंस एट द लास्ट ऑफ ऑल। समझ में आया ये वाला पॉइंट? जो मिनिमम प्लेस में होगा हाँ उसको सबसे पहले बैलेंस करना है, जो मैक्सिमम प्लेस में होगा उसको सबसे लास्ट में बैलेंस करना है। समझ में आया? गुड। नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड, इन केस ऑफ एलिमेंट्री गैसेस, अगर आपके सामने एलिमेंट्री गैस है, एलिमेंट्री गैस कौन होता है, लाइक H2 हो गया, O2 हो गया, आपका N2 हो गया, ओके, ये आपके एलिमेंट्री गैसेस है। ओके, अगर ये कहीं पर आते हैं तो ट्रीटेड एज अ एटॉमिक स्टेज, उनको क्या करना है, एज अ ट्रीट देम एटॉमिक स्टेट, या उसको एटॉमिक स्टेट में आप रख सकते हो, उसके बाद आप बैलेंस करो। ओके, पॉइंट नंबर फोर्थ है इन दिस सीरीज, द पॉइंट नंबर फोर, एटम्स ऑफ एलिमेंट्री गैस बैलेंस एट लास्ट ऑफ ऑल। जो एलिमेंट्री गैस होंगे, ये जो एटम्स यहाँ पर बनाए ना आपने, इस एटम्स ऑफ एलिमेंट्री गैस को सबसे लास्ट में बैलेंस करना है। एलिमेंट्री गैस बैलेंस एट लास्ट ऑफ ऑल। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका, द बैलेंस इक्वेशन इन द एटॉमिक स्टेज चेंज टू द मॉलिक्यूलर फॉर्म। आपके पास फिफ्थ पॉइंट है, जो आपके बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाती है उसको आपने चेंज करना है, चेंज टू द मॉलिक्यूलर फॉर्म, चेंज टू मॉलिक्यूलर फॉर्म। आपने अभी बैलेंस किया ना, वो एटॉमिक स्टेट में था ना, तो उसको आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में बैलेंस करना होता है। क्लियर है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में बैलेंस करना होता है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर, अभी मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखो। एग्जांपल है कि NO3 है,
ये NO2 है प्लस आपका O2 है। आपको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या है, पॉइंट नंबर 1 देखना है। पॉइंट नंबर 1 है सिलेक्ट द बिगेस्ट फार्मूला यहाँ पर KNO3 है एंड बैलेंस द सेम काइंड ऑफ एटम्स बोथ साइड। यहाँ पर KNO3 है तो KNO3 को बैलेंस करने के लिए क्या किया मैंने, पहले मैं इस K को बैलेंस करूंगा, इस K को बैलेंस करूंगा। K बैलेंस है, N बैलेंस है और O बैलेंस नहीं है यहाँ पर। ओके, तो O बैलेंस के लिए मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पर मैं आपका 2 लगाऊंगा तो यहाँ पर 3 लगाऊंगा तो बैलेंस नहीं होगा, तो हम सबसे पहले इतना ही रख के रहते हैं। ओके, बिकॉज के और एन बैलेंस है। ओके, इसके बाद अगर फर्स्ट स्टेप आपका फेल हो जाता है देन आपको सेकंड स्टेप अप्लाई करना है, बट यहाँ पर सेकंड स्टेप है ही नहीं है। ओके, तो अप्लाई नहीं करना है, यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग थर्ड स्टेप में आते हैं। थर्ड स्टेप में क्या है, एलिमेंट्री गैस H2 है, O2 है, इसको हम लोग एटॉमिक स्टेट में लिखते हैं। एटॉमिक स्टेट में लिखने का मीनिंग ये है, आपके पास KNO3 था यहाँ पर, KNO3, यहाँ पर मैंने KNO2 पुट किया एंड यहाँ पर 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन लिख दिया। राइट, समझ में आया, क्लियर है ना। अभी Yes. बैलेंस करो, यहाँ पर K बैलेंस N बैलेंस, यहाँ पर 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। या तो मैं यहाँ पर एक ऐड कर दूं, या तो यहाँ पर एक माइनस कर लूं, या फिर क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पर आपका 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया तो भी आपका बैलेंस हो गया, जो आपको अच्छा लगता है। चलो पहले तो मैं क्या करता हूँ, सबसे सिंपल आपके माइंड में ये है, यहाँ पर आपकी 3 है तो यहाँ से मैंने एक माइनस कर लिया, राइट ना, 3 एटम्स हाँ. हुए ना। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, KNO3 आपका सेम रहेगा एंड यहाँ पर KNO2 भी आपका सेम रहेगा एंड यहाँ पर एक ऑक्सीजन माइनस किया मैंने तो आपका सिंगल ऑक्सीजन बचेगा। यस, Hmm. ओके, Yes. जब सिंगल ऑक्सीजन बचेगा या वी कैन से दैट यहाँ पर 1 ऑक्सीजन बचेगा। अभी क्या करना है, नेक्स्ट आपका लास्ट स्टेप क्या था, जो एटॉमिक फॉर्म में है उसको आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में चेंज करना है। तो जब मॉलिक्यूलर फॉर्म में आप चेंज करोगे यहाँ पर तो ये KNO3 आएगा आपका और यहाँ पर भी आपका KNO2 आएगा। ओके, एंड देन हेयर आपका O2 आ जाएगा एंड हाफ O2 हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ, हाफ O2 हो जाएगा, राइट। हाँ हाँ. ओके, अभी हाफ O2, हाफ मॉलिक्यूल आपका एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, हाफ मॉलिक्यूल आपका एग्जिस्ट नहीं करता तो इस पूरे इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाइड कर दूंगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 तो आपका आ जाएगा 2 KNO3, हेयर ऑल्सो 2 2K and O2 plus O2. KNO2 प्लस O2 आ जाएगा आपका। ओके, अगर आपको कभी भी मेक श्योर दैट रिमेम्बर ऑल्सो, इस इक्वेशन से आपको कैलकुलेशन करना है, फॉर कैलकुलेशन पर्पस ये इक्वेशन सही है आपके। अगर मैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में देखूंगा तो ये इक्वेशन आपकी गलत है, ये वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। ये आपका कैलकुलेशन के लिए भी सही है और थ्योरी पार्ट के लिए भी सही है, तो आप समझ जाओ जो भी आपको करना है। अगर आपको कहीं ये इक्वेशन लिखी है तो इससे सिर्फ आप कैलकुलेशन कर सकते हो, थ्योरी पार्ट के लिए कभी पूछे क्या ये इक्वेशन सही है तो ये इक्वेशन कंप्लीटली रॉन्ग है, बिकॉज हाफ O2 एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपका एटलीस्ट 1 O2 आना चाहिए तभी जाके ये इक्वेशन करेक्ट। समझ में आया बेटा ऑल ऑफ यू, हाँ सर. क्लियर है। तो ये इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट है इसके ड्रॉबैक। ड्रॉबैक देखो, इसका ड्रॉबैक सबसे पहले देख लो, ड्रॉबैक क्या हो जाएंगे। ड्रॉबैक ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड, कैन एनीबडी टेल मी द फर्स्ट ड्रॉबैक। इस You मेथड have to को, try a lot of times. यस, यू हैव टू ट्राई द लॉट ऑफ स्टेप। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 स्टेप हो जाते हैं आपके। ओके, तो फर्स्ट तो आप ये लिख सकते हो, इट इज टेडियस एंड टेक अ लॉन्ग टाइम। फर्स्ट क्या लिख सकते हैं, टीडीएस
and take long time. Okay. Second, anybody tell me? It is quite difficult. It is quite difficult. क्यों difficult है बेटा? To balance a chemical equation in which to balance a chemical equation in which atoms of same element occurs at the number of places at a number of places number of places on the both side. ओके, चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर. एग्जांपल देखना बेटा, क्या है एग्जांपल? एग्जांपल है आपका Mg प्लस HNO3. नेक्स्ट है आपका Mg NO3 होल ट्वाइस NH4 NO3 प्लस H2. यहाँ पर देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपका N है, यहाँ पर भी आपका N है, यहाँ पर भी आपका N है, यहाँ पर भी आपका N है. ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर आपका N है. अगर इसको आप बैलेंस करने जाओगे तो बहुत ही टाइम लगने वाला है. समझ में आया? आप कौन से एलिमेंट को पकड़ोगे? बड़े एलिमेंट पूछा ना उसने, एक बिगेस्ट फॉर्मूला पूछा, HNO3 को पकड़ोगे तो इसको बैलेंस करोगे कि इसको बैलेंस करोगे, आप किसको लेके बैलेंस करोगे, तो इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम. ओके, यहाँ पर आपका काफी टाइम कंज्यूम होगा. समझ में आया? Yes. ओके, तो इस टाइप की इक्वेशन भी आपको बहुत टाइम लेती है. क्लियर है? हाँ सर. नेक्स्ट है ओके, नेक्स्ट है आपका इसमें, इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑल्सो. Does not give any information about mechanism of reaction. रिएक्शन के मैकेनिज्म के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं. समझ में आया? ओके, सो यहाँ तक कंप्लीट हुआ. इसके बाद नेक्स्ट है आपका एफ नंबर मेथड. आप में एफ नंबर मेथड फाइंड करना होगा, उसके लिए हम लोग देखेंगे, अभी मैं बताऊंगा, एग्जाम्पल देखेंगे. ओके, एंड देन देखो, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन 5 मिनट्स 10 मिनट्स का और टॉपिक रह गया, कंप्लीट हो जाएगा. इसके बाद आपका डायरेक्टली स्टार्ट होता है द टाइप ऑफ रिएक्शन. बेसिकली टाइप ऑफ रिएक्शन में आपके हो जाएंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये आपकी 4 टाइप की रिएक्शन हो जाएंगी. ओके, तो जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, नेक्स्ट चैप्टर में आपका टाइप ऑफ रिएक्शन हो जाएगा एंड शीट आपकी सॉल्व हो जाएगी. ओके, तो कंप्लीट करके आना बेटा, टाइप ऑफ रिएक्शन एंड शीट सॉल्व हो जाएगी. ओके, एंड द नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर से आपका एनटीएससी का सिलेबस स्टार्ट करूंगा मैं. ओके, जो आपका सेपरेट लेक्चर, जिसके लिए आप पर्पस है इस लेक्चर का सेपरेट होने का मीनिंग है, उसके लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे.
क्लियर है ना, समझ में आया? हाँ सर ठीक। ओके ओके, सो राइट नाउ लेक्चर में अभी स्टॉप कर रहा हूँ, एक और कंटिन्यूएशन ऑफ लेक्चर है यहाँ पर डायरेक्टली 11 o'clock से। ओके, सो इन केस अगर कुछ डाउट आता है सीट में, मैंने ऑलरेडी आपको सीट सेंड कर दिया, इन केस यू हैव एनी डाउट इन द सॉल्विंग ऑफ सीट, तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजो या क्वेश्चन नंबर भेजो, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। समझ में आया? सर यानी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन है शीट का? कैसा? हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में आपका डिस्कशन होगा पूरा सीट का, और उसमें आपका लेक्चर भी जो थोड़ा बहुत बचा होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट, सपोज नेक्स्ट वीक होगा ना, एक वीक में आता है ना लेक्चर, हाँ ओके, तो नेक्स्ट संडे में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, या उससे पहले भी कोई एक्स्ट्रा लेक्चर मिलता है मुझे तो वो कंप्लीट कर दूंगा मैं। ओके, और फिर जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां से आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एनटीएस के लिए। क्लियर है? या मैं स्टार्ट यस। करूंगा या वासु सर स्टार्ट करेंगे, कोई ना कोई एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपका ये नॉर्मल सिलेबस है ना, ये नहीं चलेगा, अलग से चलेगा। ओके हाँ सर। ओके, ये नॉर्मल सिलेबस आपको उस वाले बैच में चलेगा जो 2 o'clock में लेक्चर होता है। ओके यस। ओके, सो इज देयर एनी डाउट? कुछ डाउट है क्या? नो सर। No. ओके, so shall we stop now? यस सर। Yes, sir. Bye bye everyone. Okay, bye 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 Yogandhar. Bye, sir. sir. Bye sir. Thank you sir.